नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हम ताम्र पाषाण काल पढ़ रहे थे और ताम्र पाषाण काल में हमने एक क्लास में तो हमने उसका परिचय और विशेषताएं जाना और दूसरी क्लास में हमने उसका जो है प्रसार क्षेत्र देख लिया था, है ना। और प्यारे साथियों, तीसरी क्लास भी हो चुकी थी, उसमें भी हमने प्रसार क्षेत्र जाना था। आज की जो क्लास है इसमें हम ताम्र पाषाण काल के प्रसार क्षेत्र को पूरा करने के साथ ही हम जो है हमारा ताम्र पाषाण काल भी आज पूरा हो जाएगा, है ना। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि ये टॉपिक भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। वैसे मैं आपको बता दूं, संपूर्ण इतिहास में जितने भी टॉपिक हैं उनमें सबसे जटिलतम टॉपिक माना जाता है पाषाण काल, है ना। और उसके बाद माना जाता है ताम्र पाषाण काल और उसके बाद जो माना जाता है वो महापाषाण काल है ना। यानी कि जो पाषाण काल का जो टॉपिक है जिसको हम 3 पार्टों में बांट के पढ़ते हैं, पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल और महापाषाण काल, ये तीनों ही बड़े पेचीदा टॉपिक हैं। लेकिन कोशिश मैंने ये की है कि बिल्कुल सरलीकरण करते हुए और लोग बिल्कुल स्थानीय मतलब आप लोगों को समझ में आ सके उस भाषा में, लोकल भाषा ही कह सकता हूँ मैं, लोकल भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में, आसान भाषा में मैंने है जो उस टॉपिक को समझाने का पूरा प्रयास किया है। और मैं ये आशा करता भी हूँ कि आपको ये बेहद पसंद आया होगा, ये मेथड जो मेरा टीचिंग मेथड है और जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है बिल्कुल आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो लगभग हम इसकी समाप्ति की कगार पे हैं। अब ये देखो समय का तकाजा है, हमने तो आपको देखा भी नहीं है, पता नहीं लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं और आप हमें रोज़ देख पाते हैं, ये भी समय का तकाजा देखो कैसा है ना। तो एक ज़माना होता था जब विद्यार्थी सामने बैठे रहते थे और टीचर पढ़ाता था और विद्यार्थी यदि इधर भी देख लेना ऐसे तो टीचर बोलता था ए सामने देख। लेकिन आज जो है ना, विद्यार्थी के जो मन में आता है ना वैसे पढ़ता है। कोई सो के पढ़ रहा है, कोई बैठ के पढ़ रहा है, कोई दिन में पढ़ रहा है तो कोई रात में पढ़ रहा है। देखो बड़ी कमाल की बात है ना। तो और कई लोग तो ऐसे करते हैं, टीचर को यहाँ पे रोकना है तो वहीं पे रोकते हैं। पहले टीचर स्टूडेंट को रोकता था कि यहाँ खड़ा हो जा, वहीं खड़ा होना पड़ता था, यहाँ मुर्गा बन जा, वहीं मुर्गा बनना पड़ता था। लेकिन आज टीचर स्टूडेंट के बस में है, स्टूडेंट जब चाहे टीचर को वहीं पॉज करके रोक देता है ना। तो ये समय का तकाजा है, इसका मजा लीजिए आप और अच्छे से इसका सदुपयोग कीजिए इस टेक्नोलॉजी का और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ते रहिए ना। अब देखिए बिना समय लगाए हम यहाँ पे सीधे आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। कल या परसों की क्लास में मैंने आपसे कहा था कि जब स्रोत और श्रोता के मध्य कम्युनिकेशन स्थापित नहीं हो पाता है तो उसमें श्रोता की गलती होती है। मैंने ये बोल दिया था गलती से, दरअसल श्रोता की गलती नहीं होती, स्रोत की गलती होती है। वहां पे मैंने श्रोता खुद को मान लिया था, वो बोलने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी। देखो सही बात क्या है कि जब स्रोत और श्रोता के मध्य कम्युनिकेशन स्थापित नहीं हो पाता है ना तो उसमें स्रोत की गलती होती है, स्रोत की, क्योंकि वो श्रोता को खुद से जोड़ ही नहीं पा रहा है ना। इसलिए तो यहाँ पे स्रोत तो हूं मैं, श्रोता हो आप। तो यदि आप मेरे से नहीं जुड़ पा रहे हो और मेरी क्लास देख के यदि जा रहे हो, छोड़ के जा रहे हो, इसका मतलब मेरे अंदर कमी है। मेरा जो टीचिंग मेथड है, जो मेरा स्किल है वो उस लेवल का नहीं है कि आपको भा सके, आपके ऊपर प्रभाव छोड़ सके। इसलिए आप यदि जा रहे हो तो ऐसा ये मेरी कमी है ना। और यदि नहीं जा रहे हो इसका मतलब आप लोगों को मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया है ना। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि जिन लोगों को मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया है उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया है ना। तो यदि अविश्वास होता है तो वो मेरी कमी है, आप लोगों की कमी नहीं है ना। मैं ये कहना चाह रहा था उस दिन, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा सही अंदाज में पकड़ें। चलिए हम बिना देर लगाए और हम आते हैं ताम्र पाषाण काल का प्रसार क्षेत्र। ताम्र पाषाण काल का, ताम्र पाषाण काल का प्रसार क्षेत्र, ये टॉपिक विद्यार्थियों हमारा चल रहा था। और इस टॉपिक में हमने जो राजस्थान वाला हिस्सा था उसको तो हमने स्किप किया हुआ है क्योंकि उसको राजस्थान स्ट्रीम पढ़ेंगे
और दूसरा जो पोर्शन था पश्चिमी मध्य प्रदेश वाला वो पूरा पढ़ चुके थे, और तीसरा जो पोर्शन था पश्चिमी महाराष्ट्र वाला, उसमें से भी हम जो अहमदनगर जिले की जो जितने भी प्रसार क्षेत्र थे, दैमाबाद वगैरह हो या नेवासा हो, उनको हम पढ़ चुके थे, है ना। आज हम पढ़ेंगे लगभग हम है जो पुणे जिले के पढ़ेंगे, जिसमें इनाम गांव है, सोनगांव से ज़्यादा कुछ मिला नहीं है, और नासिक से भी कुछ नहीं मिला है ना। और इसके अलावा एक चंदौली से कुछ एक साक्ष्य है। तो आज की जो क्लास होगी वो इनाम गांव के ऊपर ही प्रमुख रूप से होगी, और उसके बाद हम कुछ विविध वगैरह देख के और इस क्लास को समाप्त करेंगे, ठीक है। तो आप हेडिंग जमा दीजिए इनाम गांव, ठीक है। कौन सा? इनाम गांव, इनाम गांव। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये इनाम गांव हमने हेडिंग जमा दी, और इनाम गांव के बारे में क्या क्या कुछ बातें हैं मैं पहले एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बोल के बता देता हूं, फिर सारी बातों को मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इनाम गांव जो स्थल है पुणे जिले में है, आपको मैंने बताया हुआ है पुणे जिले में है। और इनाम गांव की इस स्थल की जो खोज का काम किया था वो M.K. धवलीकर ने किया था, है ना। M.K. धवलीकर ने इसको खोजा था, और फिर बाद में इसका जो उत्खनन कार्य किया वो H.D. सांकलिया और J.D. अंसारी ने किया था 1968 से और 1983 के बीच। लगभग ये हम मान के चलते हैं कितना हो गया, 15 साल तक इसका उत्खनन कार्य चला है, जो कि संपूर्ण ताम्रपाषाण काल में सबसे लंबा उत्खनन कार्य इसी का चला है ना, 15 साल चला है इसका, ठीक है। तो ये एक फैक्ट है, कई बार पूछ लेते हैं कि सर्वाधिक लंबा जो है उत्खनन कार्य किस स्थल का चला, तो इनाम गांव का चला, है ना। इस प्रकार से आप इसका जवाब दे सकते हैं। अब यहाँ से क्या क्या इसकी विशेषताएं रही हैं इनाम गांव की, तो मैं आपको बताऊं, ये एक किलेबंद बस्ती थी। और हाँ, कल शायद मैंने इन जो दैमाबाद लिखाया था, उस दैमाबाद को मैंने ये शायद मेरे से छूट गया है कि वो भी किलेबंद बस्ती थी, दैमाबाद भी किलेबंद बस्ती थी, ये ध्यान रखना। वैसे मैंने आपको एक जगह लिखाया है कि दैमाबाद और इनाम गांव दोनों जो है, दोनों का नगरीकरण हो चुका था, है ना। इसलिए आप ऐसा भी ध्यान रखें कि इन दोनों से हमको किले के साक्ष्य भी मिले हैं, है ना, इनाम गांव और दैमाबाद से, ठीक है। तो एक तो ये किलेबंद बस्ती थी, और चारों ओर खाई से घिरी हुई थी, है ना। किला है तो फिर वो खाई बना देते थे, जिस प्रकार हमको मिलता है हमारे चित्तौड़गढ़ वगैरह में, है ना। इस प्रकार से थी ये भी। और यहाँ के जो मकान हमको मिले, घर जो मिले हैं, वो योजनाबद्ध तरीके से बसे हुए मिले हैं। ऐसे जो अभी हमने पढ़ा था नवदा टोली में जो हमको घर मिले हैं वो बड़े ही बेतरतीब ढंग से बसे हुए थे, जैसे किसी का मुंह इधर हो रहा है तो किसी का इधर हो रहा है, किसी का इधर हो रहा है। ऐसे यहाँ पे ऐसे नहीं था, यहाँ पे बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से बसा हुआ था ना, जैसे एक कतार में है, सभी के एक ही दिशा में मुख हैं, है ना, पिछवाड़ा सभी का एक साइड है, इस प्रकार से बसा हुआ था, है ना। इसके अलावा मैं बात करूं, इसका जो ये जो स्थल था इनाम गांव, इसके पश्चिमी भाग से हमको कुछ झोपड़ियों के साक्ष्य मिले हैं, जिनसे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पे जो है कामगार वर्ग रहता होगा, है ना। झोपड़ियों में कामगार वर्ग रहता होगा। इसके पश्चिमी हिस्से में कामगार में कौन आते हैं, जैसे कोई लोहार है, कोई कुम्हार है ना, ये कामगार में आते थे, है ना। तो इसको आप ध्यान रखें। और इस स्थल के मध्य में जो हमको घर मिले हैं, मध्य भाग में, वो घर संभवतः कृषकों के लिए बनाए गए होंगे, या उसमें कृषक वर्ग निवास करता होगा, इस प्रकार से अनुमान लगाया जाता है। यहाँ से कुछ इस प्रकार के घर भी मिले हैं जिसमें 5-5 कमरे हैं, है ना, 5-5 कमरों का घर भी यहाँ से मिला है। तो उससे यह अनुमान लगाया जाता है कि इन 5 कमरों वाले घर में संभवतः यहाँ की जो बस्तियाँ थी, उस बस्ती का मुखिया जो है वो निवास करता होगा, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, मुखिया निवास करता होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। दूसरी बात मैं यहाँ से बताऊँ, अन्नागार के भी साक्ष्य मिले हैं, है ना, अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से हमको पत्थर के जो है बांध और जलाशय के साक्ष्य भी मिलते हैं, जिससे ये अनुमान लगाया जाता है कि बरसात के पानी का संरक्षण करने के लिए बनाया जाता होगा, या सिंचाई के लिए बनाए गए होंगे, है ना। इस प्रकार से यहाँ से शीश विहीन मृण मूर्तियाँ भी मिली हैं, और सोने के आभूषण भी मिले हैं,
सोने के आभूषण कल हमने जोरवे में लिखे थे, तो ध्यान रखना वो जोरवे स्थल नहीं है, वो गलती से मेरे से छोटी सी गलती हुई। दरअसल मैंने जो आर्य गाइड में देखा उस हिसाब से गलती हो गई थी, लेकिन आज मैंने फिर गौर से देखा तो पता चला कि जोरवे संस्कृति से हमको सोने के आभूषण मिले हैं। जोरवे संस्कृति से यदि सोने के आभूषण मिले हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो जोरवे स्थान से मिले हों, है ना। जोरवे संस्कृति से सोने के आभूषण मिले हैं, ये बात सही है, लेकिन ये कोई ये कहे कि जोरवे से सोने के आभूषण मिले हैं तो ये बात गलत हो जाएगी, है ना। दरअसल जोरवे संस्कृति के अंतर्गत ये स्थल जोरवे भी आता है, इनाम गांव भी आता है, ये हमने कल लिखा ही था, पहले लिखा है कल क्या। तो जोरवे संस्कृति का एक स्थल है इनाम गांव, और इनाम गांव से हमको सोने के आभूषण मिले हैं, प्राचीनतम सोने के आभूषण, है ना, तो वो यहाँ से मिले हैं। तो उसको आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेना कि जोरवे स्थल नहीं होकर जोरवे संस्कृति से हमको प्रथम बार जो है या प्राचीनतम सोने के आभूषण मिले हैं, है ना। और वो स्थल पूछे, केवल स्थल पूछे तो इनाम गांव, और संस्कृति पूछे तो जोरवे संस्कृति, है ना। जोरवे स्थल नहीं करना है कहने का मतलब, ये थोड़ा सा काम ध्यान रखना, है ना। इसके अलावा जो इसकी जो विशेषताएं हैं, पशुपालन है, कृषि के साक्ष्य भी हमको यहाँ से मिले हैं, इनाम गांव से, है ना। तो ये कुछ प्रमुख विशेषताएं जो थी वो मैंने अभी आपको बताई, तो मैं अभी इनको लिख देता हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको लिख देता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, इसको हम लिख देते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगा खोज की। ये स्थान है कहाँ, देखो एक तो पुणे में है, पुणे जिले में है, और भीमा नदी के किनारे है, भीमा नदी के किनारे, है ना, भीमा नदी के किनारे है। खोज किसने की थी, खोज की थी M.K. धवलीकर ने, है ना, M.K. धवलीकर ने की, ठीक है विद्यार्थियों। खोज का काम किसने किया था, M.K. धवलीकर ने किया था, पुणे जिले में है, भीमा नदी के किनारे है ना। ये काफी ठीक ठाक फैक्ट है, कई बार पूछ लिया जाता है ना, धवलीकर ने की थी। इसके अलावा मैं बात करूं तो इसका उत्खनन की बात करते हैं हम, है ना, उत्खनन कार्य। तो उत्खनन कार्य में प्यारे विद्यार्थियों सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, इसका उत्खनन कार्य HD सांकलिया, HD सांकलिया व JD अंसारी के नेतृत्व में हुआ था, है ना, के नेतृत्व में हुआ था। इसका उत्खनन कार्य सर्वाधिक दीर्घकालीन उत्खनन कार्य था, है ना। मतलब ताम्रपाषाण काल के जितने भी स्थल हैं उन स्थलों का सबसे लंबा चलने वाला उत्खनन कार्य इनाम गांव का ही था, जो 1968 से 1983 के मध्य चला था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा इसको। ताम्रपाषाणिक स्थलों में दीर्घकालीन चलने वाला उत्खनन दीर्घकाल तक सर्वाधिक लिख लेना यहाँ पे, है ना, सर्वाधिक दीर्घकाल तक, है ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लिख लेना सर्वाधिक दीर्घकाल तक, है ना, 1968 से 1983 ईस्वी, ठीक है। सर्वाधिक दीर्घकाल तक चलने वाला स्थल, है ना, सॉरी, ताम्रपाषाणिक स्थलों में सर्वाधिक दीर्घकाल तक उत्खनन कार्य चलने वाला स्थल था। उत्खनन कार्य चलने वाला स्थल था, ठीक है। मतलब उत्खनन कार्य जो हुआ है वो सर्वाधिक
समय तक यहाँ पे चला है, 1968 से 1983 के बीच में चला है। किसके नेतृत्व में चला है? एच.डी. सांकलिया और जे.डी. अंसारी के नेतृत्व में ये काम हुआ है ना। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है विद्यार्थियों, अच्छे से याद रखना, कई बार पूछ लेते हैं ना। मतलब ऐसे डायरेक्ट एक लाइन में तो नहीं पूछेंगे, लेकिन जो पूछेंगे ना वो इस हिसाब से पूछेंगे, जैसे देंगे कि ताम्रपाषाण कालीन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है या कौन सा गलत है ना, इस प्रकार से पूछ लेंगे। तो फिर उसमें दे देंगे कि इनाम गांव का सर्वाधिक समय तक उत्खनन कार्य चला, है ना, इस प्रकार से दे देंगे। पहली बार हमको सोने के आभूषण है जो जौरवे संस्कृति से मिलते हैं, तो ये बात सही हो जाती है, ध्यान रखना। और ये बात पूछे कि पहली बार हमें सोने के आभूषण जौरवे से मिले, तो ये बात गलत हो जाती है। जौरवे संस्कृति आता है तो बात सही है, जौरवे स्थल आता है सोने के आभूषण में तो गलत हो जाएगी, ध्यान रखना। क्योंकि जौरवे संस्कृति का स्थल है इनाम गांव, जहां से सोने के आभूषण पहली बार मिले हैं। स्थल पूछे तो इनाम गांव, संस्कृति पूछे तो जौरवे संस्कृति, ठीक है, सोने का पहली बार आभूषण मिलने की बात में, ठीक है। तो काफी पेचीदा मामला है ना, अच्छे से समझ के रखना, ठीक है। तो अगली बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा, वो ये बताना चाहूंगा कि किलेबंद बस्ती थी, है ना, यह किलेबंद बस्ती थी, किलेबंद बस्ती थी जो चारों ओर से खाई से घिरी हुई थी, खाई से घिरी थी, जो चारों ओर से खाई से घिरी थी, ठीक है, चारों ओर खाई से घिरी हुई थी, ठीक है। ये भी काफी ठीक ठाक फैक्ट है। इसके अलावा मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो यहाँ से जो हमें घर मिले हैं वो योजनाबद्ध तरीके से बसे हुए मिले हैं, है ना। तो ये बात भी मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, यहाँ से प्राप्त घर योजनाबद्ध तरीके से बसे हुए थे, ठीक है। यहाँ से प्राप्त घर योजनाबद्ध तरीके से बसे हुए थे, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं तो यहाँ के जो घर मिले हैं पूरी बस्ती में इस प्रकार से मिला है कि जो पूरी बस्ती है उसका जो पश्चिमी हिस्सा है वहां से हमको कुछ झोपड़ियां मिली हैं, है ना, कुछ झोपड़ियां मिली हैं, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि इन झोपड़ियों में कामगार वर्ग रहता होगा, है ना। तो ये बात मैं लिख देता हूं, यहाँ से इस स्थल के पश्चिमी भाग से, इस स्थल के पश्चिमी भाग से कुछ झोपड़ियों के साक्ष्य मिले हैं, कुछ झोपड़ियों के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें या जिनमें लिखेंगे थोड़ा ठीक लगेगा, जिनमें संभवतः कामगार वर्ग, जिनमें संभवतः कामगार वर्ग, है ना। कामगार वर्ग में कौन आते थे? जिनमें संभवतः कामगार वर्ग। अब इसमें जो आता था जैसे लुहार आता था, है ना, लुहार तो हम क्या लिखे हैं यहाँ से, लुहार का मतलब तो लोहे का काम करने वाला होता है ना, तो लोहार तो नहीं लिखेंगे क्योंकि लोहे की भी जानकारी नहीं है ना। तो यहाँ पे कुम्हार का नाम हम लिख सकते हैं, सुनार का लिख सकते हैं, क्योंकि सोने के आभूषण मिले हैं तो किसी ने तो बनाए होंगे, सोने का जो काम करता है वो सुनार करता है।
तो लोहार तो लोहे का काम करता है, लोहे की जानकारी है ही नहीं, तो ये बात यहाँ पे गलत हो जाती है ना। तो लोहार का नाम हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम एक तो कुम्हार लिखेंगे, क्योंकि कुम्हार तो चाक से तो बर्तन बनाने लग गए थे ये लोग, हमें पता है, पहली बार चाक से बर्तन इसी संस्कृति में बनाए जाने लगे हैं, है ना। इसके अलावा हम सुनार लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि सोने के आभूषण यहीं से मिले हैं हमको, ठीक है। कुम्हार हो गया, सुनार हो गया, ठीक है। तो कामगार वर्ग निवास करता होगा, निवास करता होगा, ठीक है। इसके अलावा बात करें हम, इस स्थल के मध्य भाग से कुछ वृत्ताकार घर मिले हैं जिसमें संभवतः कृषक वर्ग निवास करता होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है ना। तो मैं अगली बात यहाँ पे लिखूंगा कि इस स्थल के मध्य भाग से वृत्ताकार घर मिले हैं, वृत्ताकार घर मिले हैं जिनमें संभवतः कृषक वर्ग निवास करता होगा। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, प्राचीन भारत जब हम पढ़ते हैं ना, तो हमेशा हम एक देखो करता होगा, है ना। तो संभवतः इस प्रकार से हम लगाते हैं, क्योंकि प्राचीन भारत के बारे में एग्जैक्ट जानकारी हमें रहती नहीं है, केवल साक्ष्यों के आधार पर हम अनुमान लगाते हैं कि संभवतः ऐसा हुआ होगा। डेफिनेट नहीं कह सकते हम, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से हम डेफिनेट कब कह सकते हैं, जब हमने किसी चीज को आंखों से देखा है तो ही हम डेफिनेट कह सकते हैं, वरना जो तर्क के आधार पर जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है ना, वो प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता, अप्रत्यक्ष ज्ञान होता है ना। और अप्रत्यक्ष ज्ञान को ही हम होगा, होगी ऐसे इस प्रकार से लगाते हैं, निश्चित नहीं कहते, है ना। इसलिए ये बात आती है यहाँ पे, है ना। इसके अलावा मैं बात करूं, यहाँ से कुछ आवास ऐसे मिले हैं जिसमें 5-5 कमरे हैं, तो उससे यह अनुमान लगाया जाता है कि संभवतः यहाँ पे मुखिया का आवास रहा होगा। ये जो 5 कमरे वाला जो मकान है वो मुखिया का आवास रहा होगा, ये बात भी मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा। यहाँ से 5 कमरों वाला एक आवास भी मिला है, जिसमें संभवतः बस्ती का मुखिया निवास करता होगा, है ना। इसमें संभवतः बस्ती का मुखिया निवास करता होगा। तो ये बात भी आप अच्छी तरीके से याद रखें विद्यार्थियों, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से हमको अन्नागार के भी साक्ष्य मिले हैं, है ना। यहाँ से क्या मिले हैं हमको, अन्नागार के भी साक्ष्य मिले हैं, अन्नागार के भी साक्ष्य मिले हैं, अन्नागार के भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। अन्नागार के भी साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा यहाँ से और क्या क्या मिले हैं विद्यार्थियों, मैं बात बताऊं तो यहाँ से जो है हमको पत्थरों से निर्मित एक बांध मिला है, नहरें मिली हैं, है ना। बांध और नहरें क्या, जलाशय मिला है, पत्थरों से निर्मित जो है बांध और एक जलाशय मिला है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि संभवतः यह या तो बाढ़ से नियंत्रण के लिए बनाया गया होगा,
या सिंचाई के लिए बनाया गया होगा, क्योंकि ये लोग कृषि भी करते थे, है ना, अनाज उपजाते थे, पशुपालन भी ये लोग करते थे। ठीक है, तो ये बात भी मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि यहाँ से पत्थरों से निर्मित यहाँ से पत्थरों से निर्मित बांध व जलाशय मिला है जिसका उपयोग बाढ़ नियंत्रण व सिंचाई हेतु किया जाता होगा, जिसका उपयोग बाढ़ नियंत्रण व सिंचाई हेतु किया जाता होगा, है ना। ये एक अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं, यहाँ से शीश विहीन मृण मूर्तियां मिली हैं, यहाँ से, है ना, क्या मिली हैं, शीश विहीन मृण मूर्तियां मिली हैं यहाँ से। तो ये बात भी मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि यहाँ से शीश विहीन मृण मूर्तियां मिली हैं। ठीक है, शीश विहीन मृण मूर्तियां मिली हैं, है ना। इसके अलावा मैं बात करूं तो सर्वप्रथम सोने के आभूषण वो यहीं से मिले हैं, है ना। तो सर्वप्रथम है तो प्राचीनतम भी होंगे ना ये, है ना। तो प्रथम होगा वही तो प्राचीनतम होगा, है ना। सर्वप्रथम या प्राचीनतम सोने के आभूषण यहीं से मिले हैं, अब देखिए विद्यार्थियों, कल मैंने जो जोरवे पढ़ाया था, मैंने आपको लिखाया था कि जोरवे से हमको सोने के आभूषण भी मिले हैं, है ना। तो वो जोरवे की जगह आप जोरवे संस्कृति पढ़ना। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन करना, जोरवे की जगह जोरवे संस्कृति पढ़ना। देखो, यदि पूछे कि किस संस्कृति से पहली बार सोने के आभूषण मिलते हैं तो जोरवे संस्कृति, लेकिन स्थल पूछे कि किस स्थल से पहली बार सोने के आभूषण मिले हैं तो इनाम गांव करना है, जोरवे नहीं करना है। समझ गए होंगे आप। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इस जगह पे लिख देता हूँ। ठीक है, रेड पेन से लिख देता हूँ। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेड पेन से, ये जो जगह है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। प्रथम बार सोने के आभूषण, है ना। प्रथम बार सोने के आभूषणों की बात करें हम, संस्कृति पूछे, संस्कृति में तो आपको करना है जोरवे संस्कृति, है ना। जोरवे संस्कृति, ये संस्कृति पढ़ लेना आप, है ना, जोरवे संस्कृति। और यदि स्थल पूछे तो हमको कर देना है ईनाम गांव। ठीक है, ईनाम गांव। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप इसको समझें कि प्रथम बार सोने के आभूषणों के लिए यदि संस्कृति पूछे तो जोरवे संस्कृति, स्थल पूछे तो इनाम गांव। ठीक है, कल जो लिखाया था वो और आज जो लिखा रहा हूं, इसमें जो अंतर है वो आप समझ जाना और अपने स्तर पे और लाइन को ठीक कर लेना। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पे आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन रहेगा, है ना। कंफ्यूजन हम छोड़ेंगे ही नहीं, ताकि रहेगा कहाँ से। ठीक है, छोड़ेंगे नहीं, आप टेंशन ना लें, हम कंफ्यूजन छोड़ेंगे ही नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों ये हमारा मामला हो जाता है। अच्छा, एक चीज और है, जो कल ही मैंने जो फैक्ट लिखाया था आपको कि एक शिशु का कुछ अवशेष मिले हैं, शिशु की हड्डियां मिली हैं।
जिनसे स्क्रवी रोग होने की जानकारी मिलती है ना, वो बात भी जोरवे संस्कृति की है, और स्थल की पूछे तो इनाम गांव की है ना, वो वाले बात भी आप इनाम गांव में लिख देना, ठीक है। तो मैं उसको यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है, सॉरी उस बात को मैं यहां लिख रहा हूं कि यहां से शिशुओं की अस्थियां मिली हैं, अस्थियां मिली हैं जिनसे स्क्रवी रोग होने का अनुमान लगाया जाता है, ठीक है, जिनसे स्क्रवी रोग होने का अनुमान लगाया जाता है। स्क्रवी ऐसे आएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया प्यारे विद्यार्थी प्रमुख बातें इस काल की। इसके अलावा यहाँ से तांबे के और पत्थर के औजार तो मिले ही हैं, क्योंकि ताम्र पाषाण काल पढ़ रहे हैं, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। कृषि व पशुपालन से परिचित थे ये लोग, है ना, तो उस बात को भी आप लिख लें, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। कृषि व पशुपालन से भी ये परिचित थे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कृषि व पशुपालन से परिचित थे, कृषि व पशुपालन से परिचित थे, ठीक है, कृषि व पशुपालन से परिचित थे। इसके अलावा ये समाधान से भी परिचित थे, और जो समाधान होता था यहाँ पे वो सीढ़ीदार समाधान यहाँ पे मिला है ना, सीढ़ीदार समाधान और पूर्ण समाधान की भी बात हमको मिलती है। मतलब सीढ़ीदार क्या मतलब, हाँ सीढ़ीदार समाधान होता था, और घरों के भीतर समाधान के साक्ष्य हमको मिलते हैं। तो मैं यहीं पे लिखना चाहूँगा समाधान के साक्ष्य भी मिलते हैं, समाधान के साक्ष्य मिले हैं, समाधान के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। ये बात अभी कट नहीं रही होगी, संभवतः यदि कट जाए तो आप मैं जो बोल रहा हूँ उसके आधार पे सुन लेना और लिख लेना, है ना। समाधान के साक्ष्य मिले हैं, समाधान कैसे होता था, घरों के भीतर होता था, है ना, घरों के भीतर समाधान होने के साक्ष्य मिले हैं कहने का मतलब, और सीढ़ीदार समाधान के साक्ष्य भी मिले हैं, ठीक है, सीढ़ीदार समाधान के साक्ष्य मिले, ठीक है, सीढ़ीदार समाधान के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो यहां से हम लगभग सारी चीजों को कवर कर चुके हैं। कृषि व पशुपालन से परिचित थे, समाधान के साक्ष्य मिले हैं, घरों के भीतर होते थे, सीढ़ीदार समाधान होते थे, ठीक है, ये सारी बातें हम यहाँ से कर चुके हैं, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारा जो है लगभग इनाम गांव जो है पूरा हो गया, ठीक है। तो यहाँ से एक इनाम गांव की एक बस्ती है, कालवी नाम की एक बस्ती, कालवी, वहाँ से हमको वो सैटेलाइट बस्ती के रूप में जानी जाती है, सैटेलाइट बस्ती के रूप में, और वहाँ से हमको कुछ जो है फाल और हड्डी से बने हुए फाल मिले हैं, और जो है बीज बोने की जो सुरमा होता है उसके भी साक्ष्य मिले हैं यहाँ से, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, थोड़ी सी मैं जगह देख लेता हूँ, जो है यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, ये थोड़ी सी जगह बच रही है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो, आप लिख देना। मेरा क्या इसको फिर मिटा देंगे अपन, अगली स्लाइड पे चलेंगे फिर, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कालवी गांव सैटेलाइट गांव था, सैटेलाइट गांव था, जहां से
हड्डी का बना फाल, फाल होता है ना हल, जिससे जमीन जोतते हैं ना, उसको फाल बोलते हैं, है ना। इसको मैं यहाँ पे ब्रैकेट में हल्का सा हल लिख सकता हूं, ठीक है। तथा 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 बीज बोने, बीज बोने का सुरमा मिला है, बीज बोने का सुरमा मिला है, ठीक है। तो ये हमारा अब इनाम गांव जो है वो विद्यार्थियों लगभग हम पूरा पढ़ चुके हैं। इसकी जितनी भी प्रमुख प्रमुख विशेषताएं थी वो मैंने बिल्कुल पूरी ले ली हैं, ठीक है। अब आप किसी भी प्रकार से आपको है जो पुस्तक देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। इनाम गांव से हमने इतना सारा ले लिया है कि मतलब जो हल्की फुल्की संभावना भी थी ना, वो चीज़ भी मैंने यहाँ पे ऐड ऑफ कर दी है। तो आपको किसी प्रकार की पुस्तक देखने की आवश्यकता अब नहीं रहेगी। आप पूरा इसी मैटर को अच्छे से तैयार कीजिए, बस आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा इनाम काम पूरा होता है विद्यार्थियों, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो है चंदौली को और पढ़ लेते हैं। चंदौली से एक दो ही साक्ष्य हैं, बस एक दो जो है तांबे की छैनी मिली है, छैनी, और तांबे का ही एक मछली पकड़ने का कांटा मिला है। चंदौली की दो ही विशेषताएं हैं बस। इसके अलावा हम हमारा ये जो है ताम्रपाषाण काल का जो ये जो पुणे के जो स्थल थे वो लगभग पूरे हो जाएंगे ना। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको मिटा रहा हूँ और आगे बढ़ रहे हैं, है ना। आप हेडिंग डाल दीजिए चंदौली, ठीक है। चंदौली हेडिंग डालिए और अब हम उसमें लिखते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं हेडिंग डाल देता हूं चंदौली, चंदौली, ठीक है। तो ये चंदौली हो गया। चंदौली से हमको विद्यार्थियों दो ही चीजें मिलती हैं। एक तो वो मिलती है तांबे की छैनी, तांबे की छैनी। छैनी आप जानते ही होंगे, किसी भी जो जैसे पत्थर होता है ना, उसको छीलने के लिए, पत्थर को छीलने के लिए, तराशने के लिए छैनी की आवश्यकता पड़ती है ना। छैनी और हथौड़ी से हम पत्थरों को तराश कर और मूर्तियां बनाते हैं, है ना, उसको बोलते हैं छैनी। तांबे की छैनी। और एक क्या मिला है यहाँ से, एक हमको मिला है मछली पकड़ने का कांटा, ठीक है। मछली पकड़ने का कांटा, क्योंकि मछली बहुत चिकनी रहती है, हाथ में पकड़ में नहीं आती, है ना। तो कांटा रहता है तो उसको थोड़ा सा गचक जाता है हल्का सा, तो वो पकड़ में आ जाती है ना। मछली पकड़ने का कांटा, ये भी किसका था, तांबे का, तांबे का, ठीक है। मछली पकड़ने का कांटा मिला है तांबे का। इस प्रकार से ये जो हमारा था महाराष्ट्र के जो स्थल थे पूरे जोरवे संस्कृति के, वो हमारे विद्यार्थियों यहाँ पे पूरे होते हैं, है ना। जोरवे संस्कृति के जो जितने भी स्थल थे वो हमने यहाँ पे कंप्लीटली पढ़ लिए हैं प्यारे विद्यार्थियों। इसके अलावा हमें उत्तर प्रदेश के कुछ स्थल हैं जहाँ से भी ताम्रपाषाण काल के स्थल मिलते हैं। एक आधा स्थल हमको बंगाल से मिलते हैं, है ना। बंगाल से मिलते हैं, बिहार से मिलते हैं, और जो है झारखंड से भी जो है हमको मिलते हैं, है ना। झारखंड से भी हमको मिलते हैं। तो जो जो मिलते हैं, जो शेष हैं, उनको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। फिर हम आगे की बात करते हैं, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश से जो हमको मिलते हैं, यूपी में लिख रहा हूँ यहाँ पे, यूपी से, यूपी में प्रसार क्षेत्र लिखते हैं, यूपी में प्रसार क्षेत्र, यूपी में प्रसार क्षेत्र किसका, ताम्रपाषाण काल का, ठीक है। तो यूपी में प्रसार क्षेत्र में विद्यार्थियों जो स्थल आते हैं उसमें मैं नाम लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे। एक तो लिख सकता हूँ नरहन का क्षेत्र लिख सकता हूँ, है ना, नरहन है। एक खैरुडी है, खैरुडी, है ना, खैरुडी है। एक इमलीडी है, इमलीडी, है ना, खैरुडी, इमलीडी, है ना, खैरुडी है, इमलीडी है। इसके अलावा यहाँ से और हम बात करें तो
झूसी की झूसी पहाड़ियाँ हैं, है ना, झूसी पहाड़ियाँ हैं, है ना, हेरूडी, इमलीडी, नरहन, झूसी पहाड़ियाँ, झूसी पहाड़ियाँ, झूसी पहाड़ियाँ हैं, है ना। ये प्रमुख प्रमुख स्थल हैं विद्यार्थियों, जहाँ से हमको जो है यूपी के प्रसार क्षेत्र हैं, जहाँ पर ताम्रपाषाण काल के कुछ साक्ष्य हमको प्राप्त होते हैं, है ना। और इन स्थलों को जो तांबा प्राप्त होता था वो बिहार की राखा खानों से प्राप्त होता था, है ना। बिहार की राखा खानों से जो है इन स्थलों को तांबा प्राप्त होता था, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा इन स्थानों को, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये केवल एक की बात नहीं है, ये कंप्लीट ये चारों पांचों की, या यूपी से अन्य कोई और स्थल मिला है तो उनकी भी मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा इन स्थानों को, स्थलों को लिख लेता हूँ, इन स्थलों को, इन स्थलों को तांबा, इन स्थलों को तांबा बिहार की राखा खानों से प्राप्त होता था, राखा खानों से प्राप्त होता था, ठीक है। बिहार की जो राखा खाने थी वहां से प्राप्त होता था इनको, है ना, तांबा जो है वो प्राप्त होता था, ठीक है। तो यूपी का ये प्रसार क्षेत्र हो गया। इसके अलावा हम बात करें तो जैसे बंगाल की बात करें, बंगाल में जो प्रसार क्षेत्र था विद्यार्थियों वो था, एक तो है अमरकोट, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है बंगाल वाला, कई बार नेट जैसी एग्जामों में और इन छोटे स्थलों को पूछ लेते हैं ना, नेट में पूछ लेते हैं। अमरकोट है, एक भरतपुर है, ध्यान रखना भरतपुर जो ताम्रपाषाणी क्षेत्र है वो बंगाल का है, ध्यान रखना, है ना। भरतपुर नाम से एक बंगाल में भी है स्थल, है ना। अमरकोट है, भरतपुर है, और जो है ये प्रमुख प्रमुख स्थल हैं ना, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें तो बिहार का है, बिहार का चिरांद है ना, बिहार का चिरांद है ना, बिहार का चिरांद है। और झारखंड का है हमारा बरीडी जो है, इस प्रकार से कुछ नाम है झारखंड का, झारखंड का है बरूडी जो है ये झारखंड का है, ठीक है। ठीक है, ये बरूडी जो है ये झारखंड का है। इस प्रकार से ये जो प्रमुख प्रमुख स्थल थे प्यारे विद्यार्थियों, ये मैंने आपको लिख दिए। कई बार यहाँ से जो सवाल है ना, आरपीएससी तो कम पूछती है, लेकिन नेट जैसे एग्जाम में यहाँ से सवाल बन जाता है। ऐसे पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल ताम्रपाषाण काल का स्थल है, तो यहाँ पे फिर ऐसे भरतपुर दे देते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार भरतपुर राजस्थान में है, क्या पता रहा होगा नहीं रहा होगा ना, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इनको आप अच्छे से याद रखें, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा दक्षिणी भारत है, दक्षिणी भारत के भी वो स्थान जहाँ नवपाषाण काल क्षेत्र, नवपाषाण काल का जो प्रसार क्षेत्र मिलता है, उन स्थानों में ताम्रपाषाण काल का भी विस्तार रहा था, है ना। तो ये भी बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, ठीक है, ये भी बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा कि दक्षिणी भारत में नवपाषाण काल के क्षेत्रों, नवपाषाण काल के क्षेत्रों खासकर कर्नाटक व आंध्र प्रदेश, है ना, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों से ताम्रपाषाण काल के
साक्ष्य मिलते हैं, के साक्ष्य मिलते हैं। इसका मतलब क्या है विद्यार्थियों? इसका मतलब ये है कि नवपाषाण काल के क्षेत्र जो थे उन्हीं क्षेत्रों में से यदि ताम्रपाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं तो ये अनुमान लगाया जाता है कि जो जो प्रसार क्षेत्र नवपाषाण काल का दक्षिण में था वहीं पर ताम्रपाषाण काल का भी क्षेत्र रहा था, है ना। इसलिए इसको ये बात मैंने यहाँ पे लिखी है। कई बार कथन पूछते हैं ना निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं या कौन से गलत हैं, तो उसमें फिर इस प्रकार की लाइन दे दी जाती है, तो वहां पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो इस प्रकार से हम इसका जो प्रसार क्षेत्र है वो लगभग पूरा लगभग क्या छोटी छोटी चीजें थी वो भी मैंने यहाँ पे ले ली हैं। हाँ, बंगाल का एक स्थल ध्यान आ रहा है मेरे को, पांडु राजार डिब्बा, है ना। पांडु राजार डिब्बा, पांडु राजार डिब्बा जो है ये बंगाल का प्रथम खोजा गया स्थल था ना, प्रथम खोजा गया ताम्रपाषाणिक स्थल, ताम्रपाषाणिक स्थल, ये बंगाल का ताम्रपाषाणिक स्थल है, न कि संपूर्ण ताम्रपाषाण काल का, ठीक है। बंगाल का पहला खोजा गया ताम्रपाषाणिक स्थल है ना। तो इस प्रकार से ये जो हमारा ताम्रपाषाण काल था विद्यार्थियों, ये लगभग हमारा पूरा हो चुका है, ठीक है। ये हम कंप्लीट ताम्रपाषाण काल का प्रसार क्षेत्र हम कर चुके हैं। अब प्यारे विद्यार्थियों में एक विविध डाल के और कुछ तथ्य लिखना चाहूंगा जो कि हमारे छूट रहे हैं। कहां से छूट रहे हैं? एक तो हमने ताम्रपाषाण काल पढ़ा है, इसकी कुछ एक विशेषताएं हैं जो मुझे लगता है कि वो लिखानी चाहिए, तो उनको मैं लिखा देता हूं। और कुछ जो हमारा पाषाण काल था उसमें से उच्च पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, वहां से एक कुछ फैक्ट हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। जैसा कि आपने एक ने बताया था, वीनू मीना का मेरे को कमेंट आया था, उन्होंने बताया था कि सर आपने ये कुछ छोड़ रखा है। तो मैंने फिर से रिव्यू किया, देखा, और उसमें से कुछ एक फैक्ट मुझे ऐसे लगे कि वास्तव में लिखाने चाहिए, तो मैं उसको यहाँ पे लेकर आया हूँ। वैसे मैं लाता, आपके कहने नहीं कहने से मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि मैंने एक प्रत्येक टॉपिक के बाद में एक विविध तथ्य नाम से एक टॉपिक में बनाऊंगा और उसमें हम उन तथ्यों को लेंगे जो छूट जाते हैं, है ना। तो आप हेडिंग डाल दीजिए विविध तथ्य, और फिर उस पर हम आगे काम करते हैं। देखिए विविध तथ्य मैं यहीं पे डाल रहा हूं अभी, तो विविध तथ्य, ठीक है, बहुत अधिक नहीं है, छोटे से ही हैं। विविध तथ्य में हम बात करें, सबसे पहले ताम्रपाषाण काल की बात करें यहाँ पे, है ना, ताम्रपाषाण काल, ठीक है, ताम्रपाषाण काल से संबंधित, ठीक है, ताम्रपाषाण काल से संबंधित। तो इसमें प्यारे साथियों क्या क्या चीजें हमें याद रखनी है या नोट डाउन करनी है, उसमें से मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इनको लेखनी का ज्ञान नहीं था, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं लेखन कला से अनभिज्ञ थे, है ना, लेखन कला से अनभिज्ञ थे, है ना। दूसरी चीज क्या है इनकी, लेखन कला से अनभिज्ञ थे, पकी हुई ईंटों का प्रयोग नहीं करते थे, है ना, पकी ईंटों का उपयोग, पकी ईंटों का उपयोग नहीं करते थे, पकी ईंटों का उपयोग नहीं करते थे। तीसरी चीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो लोग थे वो पशुपालन मांस के लिए करते थे, न कि दूध के लिए। काफी इंपॉर्टेंट बात है, पशुपालन मांस के लिए करते थे, मांस के लिए करते थे, न कि दूध हेतु, न कि दूध हेतु, ठीक है। लेखन कला से अनभिज्ञ थे, पकी ईंटों का उपयोग नहीं करते थे, पशुपालन मांस के लिए करते थे, न कि दूध के लिए। ये ताम्रपाषाण काल की कुछ चंद विशेषताएं थी जो हमने यहाँ पे लिख डाली है ना। इसके अलावा मैं बात करूं तो इस जो ताम्रपाषाण काल का जो पतन हुआ था, इस संस्कृति का जो पतन हुआ था,
वो वर्षा की कमी के कारण हुआ था। किसकी कमी के कारण? वर्षा की कमी के कारण हुआ था ना। तो वो बात मैं यहाँ पर लिख देता हूं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इस संस्कृति का पतन, इस संस्कृति का पतन वर्षा की कमी के कारण हुआ था। वर्षा की कमी के कारण हुआ, ठीक है। इस संस्कृति का पतन वर्षा की कमी के कारण हुआ। तो ये हमारे ताम्रपाषाण काल से संबंधित जो प्रमुख प्रमुख फैक्ट थे, जो मुझे लगा कि लिखाना चाहिए था, वो सारे प्यारे विद्यार्थियों मैंने यहाँ पे लिखा दिए हैं, है ना। तो अब जो बात आती है वो हमारी आती है कि ताम्रपाषाण काल से पहले जो हमने पाषाण काल पढ़ा था, पाषाण काल पढ़ा था, उस पाषाण काल से कुछ चीजें छूट गई हैं, तो उनको भी आप विविध डाल के और इसी में लिख लीजिए, या फिर आप जहां जहां वो टॉपिक आएगा जो लिखा है हमने पहले, वहां वहां जाकर आप लिख लेना, ठीक है। तो मैं इसको पहले थोड़ा मिटा देता हूं ऊपर, और यहाँ पे हम आगे लिखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप लिखें, विविध तथ्य में ही लिखें, विविध तथ्य डाल लें और उसी में हम आगे लिखते हैं, विविध तथ्य में लिखते हैं, ठीक है। विविध तथ्य में ही हम लिखते हैं। तो हेडिंग में डाल दे रहा हूं वापस, विविध तथ्य। विविध तथ्य में हम सबसे पहले हम लिखेंगे नवपाषाण काल जो है, नवपाषाण काल के उपकरण हम लिख लेते हैं। नवपाषाण काल के उपकरण, वैसे नवपाषाण काल के उपकरण जो हैं वो लगभग पूछे नहीं जाते हैं, तो क्योंकि कॉमन है, उनकी कोई खास विशेषता नहीं है, इसलिए नहीं पूछे जाते। हमेशा जो उपकरण पूछे जाएंगे वो पुरापाषाण काल के पूछे जाएंगे, उनमें भी निम्न पुरापाषाण काल के अधिकांशतः पूछे जाते हैं, फिर मध्य पुरापाषाण काल के पूछे जाते हैं, और फिर उच्च पुरापाषाण काल के पूछे जाते हैं ना। तो पुरापाषाण काल के जो 3 काल हैं उनके उपकरण आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं, ठीक है। उसके अलावा मध्य पाषाण काल के भी पूछे जाते हैं, क्योंकि वो माइक्रोलिथ उपकरण थे, बस उनकी एक ही विशेषता है, माइक्रोलिथ थे, इसीलिए वो फेमस है, बस, है ना। और इस काल के तो लगभग नगण्य हैं, न के बराबर है, लेकिन फिर भी आप लोगों का कमेंट था कि सर आप छोड़े नहीं, कुछ चीजों को लिखा है, तो मैंने सोचा चलो जो चीजें लगभग हल्की फुल्की संभावना भी बनती है कि क्या पता आ जाए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। तो इसमें वही छैनी आएगा, बसूला आएगा, है ना, छैनी, छैनी, बसूला, बेल्ट, कुल्हाड़ी, छैनी, बसूला, बेल्ट, कुल्हाड़ी। तो ये नवपाषाण काल के स्थल हैं, इनको आप थोड़ा सा लिख लें बस। और नवपाषाण काल में और कुछ भी नहीं छूटा है ना, नवपाषाण काल हमने अच्छे से तैयार किया है, कोई दिक्कत नहीं है। नवपाषाण काल हो गया। इसके बाद मैं बात करूं उच्च पुरापाषाण काल की, इसमें एक फैक्ट बड़ा अच्छा है, वो आपने मुझे बताया था, वो मेरे से मिस हुआ था, वाकई वो मिस हुआ था, उसे मतलब मिस नहीं होना चाहिए था वास्तव में। वो अच्छा किया बीनू मीना ने बताकर, जो भी हैं जहाँ से भी हैं उन्होंने मेरे को वक्त मैसेज किया था। तो मैं बताता हूँ, उच्च पुरापाषाण काल, है ना, उच्च पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल, इसमें आपको लिखना है विद्यार्थियों कि जो बेलन घाटी क्षेत्र है वहाँ एक स्थल मिलता है लोहंदा नाला, वहाँ से हमको हड्डी की और मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है ना, जो कि प्राचीनतम मानी जाती है, और वर्तमान में कौशाम्बी संग्रहालय में वो रखी हुई है ना। तो हम इसमें लिखेंगे बेलन घाटी क्षेत्र से, बेलन घाटी क्षेत्र के लोहंदा नाला से, लोहंदा नाला, लोहंदा नाला से, बेलन घाटी क्षेत्र के लोहंदा नाला से हड्डी निर्मित, हड्डी निर्मित, हड्डी निर्मित मातृ देवी की, मातृ देवी
मातृ देवी की मूर्ति मिली है, मातृ देवी की मूर्ति मिली है ना, जो कि प्राचीनतम मानी जाती है ना। मैं यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ाना चाहूंगा इसको, जो कि प्राचीनतम मानी जाती है, जो कि प्राचीनतम मानी जाती है, जो कि प्राचीनतम मानी जाती है और वर्तमान में कौशाम्बी संग्रहालय में रखी हुई है ना। तो यहाँ पे लिख दें वर्तमान में कौशाम्बी संग्रहालय में रखी है ना, वर्तमान में कौशाम्बी संग्रहालय में रखी है। ठीक है, तो उच्च प्रपाषाण काल की ये प्रमुख विशेषता थी और इसको मैं यहाँ पे मोस्ट लगाना चाहूंगा। आप इसको अच्छे से याद रखें, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, है ना, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, बाकी ये तो कोई खास नहीं है, इसको आप अच्छे से याद रखें। इसके अलावा अब हम थोड़ा सा मध्य पाषाण काल की बात कर लेते हैं। मध्य पाषाण काल में एक दो फैक्ट हैं जो हमें लगता है कि लिखने चाहिए। मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, है ना। मध्य पाषाण काल में एक तो हम लिखना चाहेंगे महदाह को। ठीक है, महदाह में मैंने वैसे तो आपको पहले काफ़ी कुछ विशेषताएं इसकी लिखाई हैं, लेकिन एक तो यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे लिखाना चाहूँगा महदाह से, एक तो हाथी दांत का लटकन मिला है। वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है ये, हाथी दांत का लटकन मिला है। ऐसे हम यदि इसके ऊपर यदि रिसर्च करना चाहें ना तो पूरी 5 साल निकाल सकते हैं एक शब्द के ऊपर, महदाह के ऊपर। इतना बड़ा स्थल है और यहाँ से इतनी सारी चीज़ें मिली हैं कि यदि हम पीएचडी करने बैठे तो इस शब्द के ऊपर पूरी 5 साल निकाल सकते हैं, है ना। जैसे मुझे खुद है ना अद्वैतवाद के ऊपर 5 साल हो गए लिखते लिखते, मतलब 5वां साल चल रहा है, अभी तक पूरा नहीं हुआ शोध कार्य। करीब 700-800 पेज है जो मेरे रजिस्टर के भर दिए लिख लिख कर, एक शब्द के ऊपर, अद्वैतवाद के ऊपर। तो कोई मतलब नहीं है, पीएचडी नहीं करनी है हमें। परीक्षा पास करने के लिए मैंने जो लिखा है ना वही सफिशिएंट था, लेकिन फिर भी चलो आप लोगों की इच्छा थी कि सर कुछ और भी मतलब छूट रहे हैं, तो मैंने सोचा कि चलो जो मैं मोस्ट लगा थोड़ा बहुत भी कि आ सकता है क्या पता, तो मैंने लिख दिया। दरअसल प्राचीन भारत में है ना फैक्चुअल सवाल नहीं आते, कंसेप्ट बेस्ड सवाल आते हैं पूरे, और कंसेप्ट मैंने आपको दे दिया है, तो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया ना, तो बिल्कुल आपका सवाल गलत नहीं होगा, निश्चिंत रहें आप, है ना। फिर भी मैं फैक्ट है जो दे रहा हूँ, चलो आपकी इच्छा है तो मैं दे देता हूँ, याद कर लेना, मेरा तो क्या ही है, मेरे को भी याद करना पड़ रहा है, तो मेरी तो नॉलेज में वृद्धि होगी। इसके अलावा यहाँ से 3 जो है मानव कंकाल भी मिले हैं, है ना, 3 मानव कंकाल भी मिले हैं, 3 मानव कंकाल भी मिले हैं। और एक इसकी बड़ी बात यह है कि स्त्री पुरुष युगल समाधि, स्त्री पुरुष युगल समाधान मिला है ना। देखो दमदमा हमने लिखा था, दमदमा से हमने युगल समाधान लिखा था। युगल समाधान मतलब हो सकता है कि 2 पुरुषों को एक साथ दफनाया गया हो, है ना, युगल हो गया। लेकिन 2 स्त्रियों को एक साथ दफनाया गया हो, लेकिन स्त्री पुरुष दोनों को एक साथ समाधान की बात महदाह से मिलती है। ये थोड़ी सी के इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, आप इसको वही मध्य पाषाण काल के महदाह में जाके और वहीं पे ऐड करना ही है ना, अलग से ऐड मत करना, अलग से ऐड करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे यहाँ पर ना। तो ये सराय महदाह था। एक स्थल हम सराय नाहर राय का और ले लेते हैं, सराय नाहर राय। ठीक है, सराय नाहर राय के और लिए यहाँ से हमको प्राचीनतम मानव जीवाश्म के साक्ष्य मिले हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट था ना। यहाँ पे मैं लिखूँ प्राचीनतम मानव जीवाश्म के साक्ष्य मिले हैं, मानव जीवाश्म के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, प्राचीनतम मानव जीवाश्म के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से था ये सराय नाहर राय भी हमारा पूरा होता है।
पेंसरा और लिख सकते हैं, जहां से प्राचीनतम झोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं, है ना, लिख देते हैं। आप कह रहे हैं तो दरअसल जितनी किताबें आप उठाओगे ना उतने फैक्ट तो निकले ही चले जाएंगे, फैक्टों की कोई कमी नहीं है। एक एक जो स्थल के ऊपर फैक्ट किताब भरी पड़ी है। कोई भी बंदा पीएचडी करता है ना तो एक फैक्ट के ऊपर ही तो वो पीएचडी करता है। जैसे एक स्थल सराय नारायण के ऊपर पीएचडी कर लो आराम से। मोहनजोदड़ो पे सैकड़ों पीएचडियां की गई है, सैकड़ों पीएचडियां। तो हम कहां तक पढ़ेंगे, एक की भी पीएचडी पूरी नहीं पढ़ सकते जो इतनी मोटी होती है ना। लेकिन क्या है कि अब लिखना पड़ता है, ठीक है। तो पेंसरा मैं यहाँ पे लिख देता हूं, पेंसरा से क्या मिला है, प्राचीनतम झोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। प्राचीनतम झोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। मैंने आपको झोपड़ी के साक्ष्य आपको चौपानी मांडो में करवाया था। झोपड़ी के साक्ष्य चौपानी मांडो से भी प्राचीन थी ये पेंसरा की, है ना। और चौपानी मांडो से जो झोपड़ी मिली थी वो छत्ते नुमा आकार की झोपड़ी थी। ये फैक्ट जो सारे मैंने करवाए ये सारे आपको आर्य की गाइड में मिल जाएंगे, वहां से ये उठाए गए हैं, ठीक है। तो अब जो हमारा है लगभग ताम्रपाषाण काल पूरा हो गया और पाषाण काल भी पूरा हो गया, ठीक है विद्यार्थियों। अगली जो हमारी क्लास होगी वो महापाषाण काल की होगी, मुश्किल से 2 क्लास महापाषाण काल की होगी। और उसके बाद हम सीधे हड़प्पा सभ्यता पे आ जाएंगे, जो कि हमारा दिलचस्प टॉपिक है। और वहां पे ये जो इतना पेचीदा है ना वो वहां पे नहीं आने वाला, बड़ा सरल सा कंसेप्ट है और आसानी से समझ में आएगा, बड़ा मजा आ जाने वाला है आपको। सिंधु घाटी सभ्यता मेरा भी बड़ा दिलचस्प टॉपिक रहा है, तो बेहतरीन तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो आप पढ़ते रहिए, है ना। और प्यारे विद्यार्थियों आज 1 अगस्त हो गई है, हाँ ठीक है। तो दरअसल ये कल की जो क्लास रहती है ना वो मैं 1 दिन पहले ही रिकॉर्ड कर लेता हूँ। तो मैंने बोल दिया 1 अगस्त हो गई है, आपको ये 2 अगस्त को मिलेगी। तो मैं आपसे कह रहा था कि अगस्त के महीने से मैं क्लासों की संख्या बढ़ा दूंगा। तो क्या है अभी जो मेरे जो व्यक्तिगत काम हैं उनको मैं निपटा के और आपको 1-2 दिन में या 3 दिन में आपको एक शेड्यूल बताता हूँ कि दूसरी जो क्लास आएगी वो अगस्त के महीने की कौन सी तारीख से आपको देखने को मिलेगी और कितने बजे से आपको वो क्लास YouTube पर अवेलेबल होगी, ठीक है। तो आप इंतजार करें 1-2 दिन का, और जैसे ही मैं मेरा जो व्यक्तिगत काम है उनको निपटा के और मैं फिर है जो क्लास स्टार्ट करूंगा, क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहता कि मैं अभी बीच में क्लास स्टार्ट कर दूं और फिर मेरा कोई काम आ जाए तो फिर मुझे क्लास स्किप करनी पड़े, छोड़नी पड़े। तो उससे क्या है ना कि जो विश्वास है ना वो डगमगाता है कि क्या पता कहीं बीच में छोड़ के चले जाएंगे, वो हो जाएगा जो भी है ना। तो इसलिए आप अभी तक इसी क्लास को कंटिन्यू ये तो मैं कंटिन्यू दूंगा ही दूंगा, ठीक है। और अगस्त से जो क्लास आएगी मतलब किस तारीख से आनी है वो मैं आपको 2-4 दिन में बता दूंगा, ठीक है। तब तक आप अच्छे रहिए, मस्त रहिए और इतिहास का मजा लेते रहिए।